Dear students and respected viewers, myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor, कमला राय कॉलेज गोपालगंज, एफिलेटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए द्वितीय वर्ष ऑनर्स यानी प्रतिष्ठा के लिए जो राजपूत शासकों से संबंधित चर्चा कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे। अब तक हम लोगों ने कृष्ण द्वितीय के विषय में अध्ययन किया, देखा कि 914 ईस्वी में कृष्ण द्वितीय का देहांत हो जाता है और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पौत्र इंद्र तृतीय बनता है, क्योंकि इसका जो पुत्र था जगतुम उसकी मृत्यु इसके शासनकाल में ही हो गई थी। इसके समय में इंद्र तृतीय के समय में इंद्र तृतीय भी महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था और एक योग्य शासक था। इसके समय में हम देखते हैं कि प्रतिहारों का एक सामंत जो मालवा का परमार शासक उपेंद्र था, नासिक के ऊपर आक्रमण करके और गोवर्धन के क्षेत्र को अपने आधिपत्य में ले लेता है। फलतः इंद्र तृतीय युद्ध अभियान ले जाता है और गोवर्धन के क्षेत्र का उद्धार करता है, जैसा कि अभिलेखित साक्ष्य मिलता है, और वह मालवा का जो परमार था उसको पराजित करके और उसकी राजधानी उज्जैनी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। और हम देखते हैं कि युद्ध में पराजित करने के बाद उपेंद्र को ही अपना सामंत बना देता है इंद्र तृतीय, और इस प्रकार इस क्षेत्र का प्रशासन अपने नियंत्रण में ले लेता है। फिर हम उसके उत्तरी अभियान को अगर हम देखें तो जो अभिलेखित साक्ष्य मिलते हैं तो उससे उसके उत्तरी अभियान का प्रमुख उद्देश्य जो उसके पूर्ववर्ती शासक थे उनके ही समान कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करना था। कन्नौज पे आधिपत्य स्थापित करने के लिए 916 ईस्वी में इंद्र तृतीय ने आक्रमण किया। और हम देखते हैं कि उस समय जो कन्नौज पे महिपाल का शासन था और महिपाल इस युद्ध में जब इंद्र तृतीय अभियान ले जाता है तो इस युद्ध में महिपाल को पराजित करके अपने अधीन कर लेता है कन्नौज को। हालांकि महिपाल प्रतिहार शासक था और गुर्जर प्रतिहार शासक था, और महिपाल देखते हैं कि बहुत दिनों तक वह कन्नौज से उसे पदच्युत नहीं किया जा सकता, क्योंकि 916 ईस्वी में ही इंद्र तृतीय पुनः दक्षिण लौट आता है। फलतः 917 ईस्वी में महिपाल ने पुनः आक्रमण करके और कन्नौज पे अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर लिया। फिर हम देखते हैं कि बेंगी के चालुक्यों से भी इसका संघर्ष हुआ इंद्र तृतीय का, और बेंगी के जो चालुक्य शासक हैं जो भीम प्रथम था, जो कृष्ण द्वितीय ने भीम प्रथम को पराजित करके वहाँ अपना सत्ता स्थापित किया था। फिर भीम ने उस राष्ट्रकूटों को भगा के अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। इस समय इंद्र तृतीय के समय में बेंगी पर जो चालुक्य शासक था विजयादित्य चतुर्थ वह शासन कर रहा था। वह इंद्र तृतीय की अधीनता मानने के लिए तैयार नहीं था। इंद्र तृतीय ने आक्रमण किया और विजयादित्य चतुर्थ को पराजित किया और विजयादित्य चतुर्थ जो है इस युद्ध में मारा गया। फलतः इस क्षेत्र पे पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित हो गया राष्ट्रकूटों का, और इंद्र तृतीय ने इस क्षेत्र में अपने आश्रित युद्धामल को बेंगी के राजसिंहासन पे आसीन किया युद्धामल को, और वह संभवतः 7 वर्ष तक वहाँ प्रत्यक्ष रूप से इंद्र तृतीय का प्रत्यक्ष रूप से शासन रहा। इस तरह हम देखते हैं कि इंद्र तृतीय उत्तर और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट राजवंश के साम्राज्य विस्तार और उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने में सफल रहा। 929 ईस्वी के लगभग इसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि इंद्र तृतीय का पुत्र अमोघ वर्ष द्वितीय उसका उत्तराधिकारी बनता है। इसके विषय में कुछ विशेष अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है और न ही इसकी उपलब्धियों का वर्णन है। यह 1 वर्ष तक शासन किया 929 से 930 ईस्वी तक, और उसके बाद इसका छोटा भाई गोविंद चतुर्थ शासक बनता है। गोविंद चतुर्थ जो है वह अयोग्य, दुराचारी और विलासी शासक था। उसकी विलासिता के कारण उसके जो सामंत थे, मंत्री थे
और जो अधिकारी थे वे सभी बहुत ही प्रताड़ित महसूस कर रहे थे। इसके समय में हम देखते हैं कि कन्नौज के ऊपर प्रतिहारों का अधिकार हो गया पूर्ण रूप से। चालुक्य शासक भीम द्वितीय से यह पराजित हुआ था, गोविंद चतुर्थ। फिर हम लोग देखते हैं कि उसके जो सामंत थे, अधिकारी थे और मंत्रियों ने एक षड्यंत्र करके इसको सत्ता से पदच्युत कर दिया और फलतः अमोघ वर्ष तृतीय सत्ता में आया। जो अमोघ वर्ष तृतीय है वह इंद्र तृतीय का सौतेला भाई था और गोविंद चतुर्थ का चाचा था। अमोघ वर्ष तृतीय का वास्तविक नाम पेडुंग था और वह त्रिपुरी में निवास करता था। जब देखा कि उसके चाचा जो गोविंद चतुर्थ हैं उनके शासन से जनता और मंत्री सामंत सभी प्रताड़ित हैं, तो उसने इस षड्यंत्र में भाग लेकर और स्वयं को शासक बनाया। अमोघ वर्ष तृतीय धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और वह शासन में रुचि कम रखता था, लेकिन उसके शासन में रुचि कम होने से उसके शासन व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसका एक योग्य पुत्र कृष्ण तृतीय शासन कार्यभार संभाल लिया था। और कृष्ण तृतीय ने ही युवराज रहते ही गंगवाड़ी के शासक राजमल को पदच्युत करके वहाँ अपने साले भूतुंग को राजा बनाया था। और युवराज रहते ही इसने बुंदेलखंड क्षेत्र में सैन्य अभियान लाया और संभवतः कालिंजर, चित्रकूट इत्यादि दुर्गों को जीता। और इस तरह अमोघ वर्ष तृतीय के समय में यह विभिन्न विजयों में भाग लिया और शासन व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से स्थापित रखा। राज्य में शांति और सुव्यवस्था बनी रही, समृद्धि आती रही। 939 ईस्वी में हम देखते हैं कि अमोघ वर्ष की मृत्यु हो जाती है। अमोघ वर्ष की मृत्यु कृष्ण तृतीय राजा बनता है। उसका राज्यारोहण होते ही यह एक योग्य, कुशल, अनुभवी शासक था और इसके अंदर प्रतिभा कूट के भरी थी। राज्यारोहण के समय इसने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की। वल्लभ, नरेंद्र, पृथ्वी वल्लभ इत्यादि उपाधियाँ मिलती है। कांची और तंजौर को जीतने के बाद इसने कांचीपुरम तंजेयम कोंड की उपाधि ग्रहण किया था। फिर इन उपाधियों से और उसके विजयों से पता चलता है कि यह एक कुशल सैनिक था और उसके कारण इसने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। और कुछ वर्षों तक, जब यह राज्यारोहण के कुछ वर्षों तक इसने अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया और जैसे शासन व्यवस्था सुदृढ़ हो गया तत्पश्चात इसने दिग्विजय की एक व्यापक योजना बनाई और सर्वप्रथम वह चोलों पर आक्रमण किया। हम देखते हैं कि चोलों पर जब आक्रमण किया तो उस समय परांतक शासक था और परांतक पर इसने आक्रमण किया। इसमें उसका सहयोगी रहा गंग नरेश भूतोंग का साथ लेकर उसने परांतक के चोल साम्राज्य शासक परांतक पर आक्रमण किया और कांची और तंजौर का विजय कर लिया। फिर उन क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित कर लिया, लेकिन फिर देखते हैं कि परांतक ने पुनः अपने युवराज राजादित्य के नेतृत्व में कृष्ण तृतीय को पराजित करने का प्रयास किया, लेकिन इस समय भी वह सफल नहीं हो सका, क्योंकि कृष्ण तृतीय के पास एक योग्य सेनापति मरलेर और उसका साला भूतुंग जो गंग नरेश था उसके सहयोगी रहे और इस युद्ध में विजयादित्य मारा गया और पुनः चोल राज्य को विजित कर लिया गया। और हम देखते हैं कि जो अभिलेखित साक्ष्य मिलते हैं राष्ट्रकूटों के समय में, उससे पता चलता है कि रामेश्वरम तक पहुंच गया, वहां एक विजय स्तंभ बनाया और उसके लेखों से पता चलता है कि वह पांड, केरल और लंका के शासकों को भी पराजित किया। इस विजय के बाद उसने उत्तर भारत का अभियान प्रारंभ किया और युवराज रहते उसने बुंदेलखंड के क्षेत्रों पर, कालिंजर और चित्रकूट के क्षेत्रों पर अधिकार किया था। शासक बनने के बाद पुनः उसने अपने एक सहयोगी गंग नरेश जो मार सिंह था उसके सहयोग से 963 ईस्वी में मालवा के परमार शासक सियक पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी को नियंत्रण में ले लिया। फिर बेगी के राजनीति में भी इसने हस्तक्षेप किया, क्योंकि वहाँ अम द्वितीय शासक कर रहा था, उससे उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा था बादब से, तो बादब का समर्थन किया और बादब को अपना शासक बनाया। बादब के बाद ताल द्वितीय शासक बना, लेकिन ताल द्वितीय को मार के फिर अम द्वितीय ने शासन स्थापित कर लिया। तब कृष्ण तृतीय ने आक्रमण करके दानारड़व को शासक बनाया। इस प्रकार बेंगी के राजनीति में भी उसका प्रभुत्व बना रहा। इस प्रकार देखते हैं उसके विजयों से कृष्ण तृतीय अपने वंश का योग्यतम शासक था और दक्षिणा पथ का सार्वभौम सम्राट बना।
शासकों चोल राजाओं के एक चोल साम्राज्य के एक भाग पर उसने शासन किया। और देखते हैं कि रामेश्वरम में उसके द्वारा बनवाया गया 2 मंदिर है, कृष्णेश्वर और गंड मार्तंडादित्य मंदिर। गंड मार्तंडादित्य और कृष्णेश्वर 2 मंदिर उसके बनवाए गए हैं। इससे पता चलता है कि वह इन क्षेत्रों पे शासन कर रहा होगा। वह विद्वान भी था, जो कृष्ण तिथि था, और विद्वानों का आश्रयदाता भी था, जिसकी राज्यसभा में कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध कवि पौन्न निवास करता था, जिसने शांति पुराण की रचना की थी। इसी तरह दूसरा विद्वान पुष्पदंत का चर्चा मिलता है, जिसने ज्वाला मालिनी कल्प नामक ग्रंथ लिखा था। इस तरह 967 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसकी मृत्यु के बाद इसका एक भाई, क्योंकि इसकी कोई संतान नहीं था, इसलिए खोटी शासक बना, और वो 973 में इसकी मृत्यु हो गई। यह भी कोई योग्य शासक नहीं था। फिर कर्क द्वितीय शासक बना, और यह अयोग्य और निर्बल शासक था, और यह 972 से 74 ईस्वी तक मात्र 2 वर्ष तक शासन किया। इसी से शासनकाल में हम देखते हैं कि कल्याणी के जो चालुक्य शासक तैलभ द्वितीय है, इसके क्षेत्रों को जीत के और इस पे अपना आधिपत्य स्थापित करके कल्याणी के चालुक्य राजवंश की नींव रखता है। इस प्रकार कर्क जो द्वितीय है राजपूत शासक में अंतिम शासक था। इस प्रकार हमारा प्रकरण पूरा होता है, और इसी के साथ ही हमारा यह राष्ट्रकूटों से संबंधित चर्चा समाप्त होता है। लेकिन इसके एक अगले जो लेक्चर में हम लोग राष्ट्रकूटों के सांस्कृतिक, शासन प्रबंधन और कला क्षेत्र इत्यादि के क्षेत्रों में उपलब्धियों के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।